क्लास कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के अंदर लेक्चर नंबर 7 है ये लेक्चर नंबर 7 और पिछले लेक्चर्स ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अभी हम लास्ट बात कर रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट स्टार्ट ही किया था कि उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस है, तो वो सब बातें भी सब आर्टिकल्स के थ्रू लिखी हुई हैं। तो आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है, इनका जो टेन्योर रहता है वो 5 ईयर्स का रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग द चार्ज। बिफोर 5 ईयर्स ही मे रिज़ाइन इन द नेम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब इनका टेन्योर 5 साल का रहेगा और अगर इनको रिज़ाइन करना है 5 साल से पहले तो इनको वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, या अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है 5 साल से पहले तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ही शैल बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस इन आर्टिकल 61। ये भी मैं आगे बताऊंगा आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, उसके थ्रू रिमूव किया जाता है इनको। ही में कंटिन्यू बियॉन्ड 5 ईयर्स इफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट शैल बी अनेबल टू अज्यूम द चार्ज। अगर मतलब इनका एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल से ज़्यादा अगर जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनको देरी हो रही है पोस्ट को हैंडल करने में। इफ द प्रेसिडेंट सीट इज़ वेकेंट वाइस प्रेसिडेंट शेल एक्ट एज प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। एंड इफ बोथ सीट्स रिमेन वेकेंट, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीट्स वेकेंट हो जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट। एंड अगर तीनों ही सीट्स वेकेंट हो जाए तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द प्रेसिडेंट। ओथ टू द प्रेसिडेंट शेल बी एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। ठीक है, जो ओथ दिलाएंगे। आर्टिकल नंबर 58 क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, शुड बी एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। एलिजिबल होने चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन पाए। ही मस्ट बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो किसी कंपनी के मान लो कोई डायरेक्टर की पोस्ट पे ना बैठे हो या कोई एम्प्लॉय ना हो किसी कंपनी के, जो कि ये बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है, कन्वेंशनली ही ये कहा जाता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करने चाहिए। मतलब कोई और उनकी अपने प्राइवेट कंपनी ना चल रही हो, बिजनेस रन ना कर रहा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन लॉ क्या कहता है भाई, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग क्या लॉ है। सबसे पहले एक नॉमिनेशन पेपर फाइल होता है जो कि 100 जो वोटर्स होते हैं 50+50 नॉमिनेशन पेपर जो है वो सपोर्ट होना चाहिए इन 100 वोटर्स के थ्रू, जिसमें 50 मेंबर्स होंगे प्रपोजल्स और 50 सेकेंडर जो सपोर्ट करेंगे। 50 प्रपोज करेंगे कि हाँ इनको बना दिया जाए और सपोर्ट करने वाले नेक्स्ट 50। सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना पड़ता है 15,000 रुपये का। इनकी जो सैलरी होती है प्रेसिडेंट की 5 लाख पर मंथ होती है। दिस अमाउंट शैल बी फोर्टिफाइड इफ कैंडिडेट गेट्स लेस देन 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ वोट। इस अमाउंट को 45 कर देंगे अगर 1/6 वोट से भी कम आए। ठीक है। देर इज नो अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ टेन्योर, मतलब कितनी भी बार बन सकते हैं। इस 5 साल के लिए बने, नेक्स्ट 5 साल के लिए भी बन सकते हैं, उससे नेक्स्ट 5 साल के लिए भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए बने अब नहीं बन सकते, कितनी बार भी मर्जी बन सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी में भी बन सकते हैं, और ऐसा है कि अगर इस साल 5 साल बाद बने तो 2 साल बाद फिर से 5 साल बाद 5 साल के लिए और बन सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। आर्टिकल 61 कहता है डिस्कस द मेथड ऑफ रिमूवल कैसे होगा प्रेसिडेंट का, वो बताया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि मैंने बताया था, मैं बता रहा हूँ 61 के अंडर ये जो है ये बोरो किया गया USA के थ्रू। और मुकदमा बाय इम्पीचमेंट का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, मुकदमा कैसे चलाया जाए। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है भाई, उनके ऊपर कड़े एक्शंस आ गए हैं कि भाई वो कुछ सही नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा कैसे चलाया जाए, इम्पीचमेंट कैसे की जाए उनको निकालने के लिए। तो ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय प्रेसिडेंट। अगर उन्होंने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट ने, तो उनको निकालने का पूरी अधिकार है। ही कैन बी रिमूव्ड by method in which the charge in the form of resolution can be initiated by either of the house। कोई भी एक हाउस, लोकसभा या राज्यसभा,
इनके पास चार्ज होता है कि ये प्रेसिडेंट को निकाल सकें। कैसे निकालेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा निकालने के लिए? द इनिशिएटिंग हाउस, कोई भी एक हाउस shall send a 14-day notice signed by at least 25% of the total member of that house to the president। पहले ऐसा नहीं कि एकदम से निकाल देंगे ताकि शर्मिंदगी ना फील हो प्रेसिडेंट को, इससे पहले 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा। 25 मेंबर जो कि अब उस, मान लीजिए लोकसभा ने अगर भेजा है तो लोकसभा के 25% ऑफ जो मेंबर्स हैं वो लोग मिल कर एक नोटिस भेजेंगे जो कि 14 दिन का नोटिस होगा प्रेसिडेंट को कि आप अपनी सीट को वेकेंट कर दीजिए, अपना पद छोड़ दीजिए। आफ्टर 14 days दस हाउस शैल वोट ऑन इट एंड रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज। मान लीजिए अगर वो फिर भी नहीं करते 14 days के अंदर तो उसके स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर होगी, उस पर वोटिंग होगी और उसके बाद उनको उनकी सीट से वेकेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इट इज़ पास्ड फ्रॉम वन हाउस एंड देन सेंड टू अदर हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन वेयर द प्रेसिडेंट हैविंग राइट टू डिफेंस हिमसेल्फ। मान लीजिए अगर पहला लोकसभा ने पास कर दिया वोट देकर तो अब राज्यसभा के पास जाएगा फिर वो, या राज्यसभा ने दे दिया तो फिर वो लोकसभा के पास जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर मौका होगा कि वो अपने आप को जो कि वो गिल्टी किए गए हैं उनको प्रूव कर सके कि वो गिल्टी नहीं है। इफ द सेकंड हाउस पोजेसेस इट बाय स्पेशल मेजॉरिटी देन प्रेसिडेंट शैल बी रिमूव। अगर दूसरा हाउस भी कह देता है कि नहीं आप गिल्टी हैं तो आपको अपना पद फिर फाइनली रिमूव छोड़ना ही पड़ेगा। सो फार इम्पीचमेंट हैज़ नेवर बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी प्रेसिडेंट। आज तक हमारे इंडिया में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनके ऊपर उनको निकाल दिया गया वैसे। ठीक है, इसके बाद जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, दो टाइप की मेजॉरिटीज होती है मैं आपको बता दूं। यहाँ ये मेजॉरिटी की बात आई थी ना ऊपर बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। दोनों मेजॉरिटीज़ को समझते हैं। सिंपल मेजॉरिटी होती है कि भाई अगर बिल्स को पास करना है, सभा के अंदर बिल्स पास करने हैं, तो कैसे होगा? 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग प्रेजेंट है उस दिन और उसके जो 50% है जो लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए 300 मेंबर्स प्रेजेंट है सपोज कीजिए, तो अगर मोर देन 50% हुआ, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए अगर 151 है और उन्होंने कह दिया वोट कर दिया और 149 ने नहीं किया, मतलब 151 फेवर में है, तो उसके बाद वो बिल पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी किसके लिए होती है? जैसे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, इनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी होती है। इसमें क्या है? 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ, मान लीजिए 420 मेंबर प्रेजेंट है और उन्हें वो वोट करने के लिए एलिजिबल है, तो उनकी जो 2/3 है दैट इज 2/3 ऑफ 420 इज 280 प्लस 545 मेंबर की सभा होती है। ठीक है, तो 50% भी हो, मतलब 545 के 50% मेंबर्स भी होने चाहिए, 273 मेंबर्स मिनिमम। वोटिंग में 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए प्लस, और वो जो है 50% और, मतलब 50% ऑफ 545 कितना होता है? 273। ये 280 आया, 280 273 से ज़्यादा है तो यस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दो। मान लो 360 है, 360 है तो 2/3 ऑफ 360 क्या है? 240। लेकिन ये 273 से क्या है? कम है, तो ये डोंट सेटिस्फाई द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब ये मेजॉरिटी को फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है, तो मतलब इसमें दो कंडीशंस चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्लस आपको 50% और चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 सेशन होते हैं राज्यसभा में, 3 सेशन ऑफ सभा होते हैं, सॉरी राज्यसभा नहीं, 3 सेशन ऑफ सभा होते हैं एक साल के अंदर। आप सुनते हैं ना 3 बार सेशन आए, एक पहला बजट सेशन होता है, दूसरा मानसून, तीसरा विंटर सेशन। तो जो बजट सेशन होता है लॉन्गेस्ट होता है और जो विंटर होता है शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन। जब भी बजट आता है साल की शुरुआत में ही आता है, ये सबसे पहला सेशन होता है। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट बात करते हैं। प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेस टुगेदर ऑन 2 ओकेजन्स। दोनों हाउसेस को प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ बजट सेशन दैट इज फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, जो कि है बजट सेशन की बात करी गई है, एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इन दोनों ओकेजन्स पर प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है, जब बजट सेशन आता है और द फर्स्ट सेशन आफ्टर द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो कि हर 5 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, टेम्परेरी होती है लोकसभा।
ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ यूनियन शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी प्रेसिडेंट होते हैं, पावर्स बता रहा हूँ मैं। सारे के सेक्शन जो यूनियन के अंदर जो एक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट लेते हैं। आर्म फोर्सेस के तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं वो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट शैल एंजॉय द पार्डनिंग पावर्स। पार्डनिंग पावर्स आर्टिकल 72 में भी आएंगी आगे। ही शैल इशू एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब एक टेम्परेरी लॉ व्हेन द हाउसेज आर नॉट इन सेशन, जो कि आर्टिकल 123 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ही शैल इशू एन ऑर्डिनेंस, टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं जब हाउसेज नहीं है सेशन के अंदर, लोकसभा राज्यसभा नहीं है। दैट इज लॉ मेकिंग या पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी बोला गया है। और ये लॉ 6 मंथ्स के लिए टेम्परेरी रहेगा। अगर 6 मंथ के अंदर पास कर दिया गया तो ठीक है, वोट करके दोनों, ठीक है, और अगर नहीं पास किया गया तो ये लैप्स कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, अलाउंसेस है, शैल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ से इनकी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह आते हैं, जो कि 5 लाख पर मंथ है इनकी सैलरी। ठीक है, ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हाँ ये नोट जो है ये ध्यान रखने वाली है, नोट को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड एज प्रेसिडेंट 2 टाइम्स, 2 बार प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड FA अहमद डाइड इन ऑफिस। ये जो दोनों हैं ये डाइड इन ऑफिस का मतलब है ऑन हिज पोस्ट। जो FA अहमद हैं वो पोस्ट के दौरान मतलब डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, इन 1997 दिल्ली एंड पौंडीचेरी MLA पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन presidential election. In the case of vacancy at the president post, election shall be completed within 6 months for the election of new president. अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है तो इलेक्शन जो होने चाहिए उनके लिए वो 6 मंथ्स के अंदर हो जाने चाहिए न्यू प्रेसिडेंट के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए वाइस प्रेसिडेंट पर आते हैं। आर्टिकल इनको भी सब आर्टिकल्स के थ्रू ही समझा रखा है, सारी बातें आर्टिकल्स के अंदर लिखी हुई है, इनकी पावर सब कुछ। आर्टिकल 63 क्या कहता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन होना चाहिए एक्स ऑफिशियल राज्यसभा का। आर्टिकल 65 कहता है ही शैल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। ही शैल एंजॉय प्रिविलेजेस एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इन दैट केस बट शैल नॉट एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट वेकेंट की पोस्ट वेकेंट है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेंगे और उनकी पावर्स भी इन्हीं के पास आएंगी, पर उस टाइम के लिए ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, आर्टिकल 66 क्या कहता है? आर्टिकल 66 कहता है शैल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑल MPs इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड वाले वोट करते थे, लेकिन 12 जो नॉमिनेटेड है वो यहाँ पर कर सकते हैं बाय द PRSTV मेथड, जो कि इनडायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है क्योंकि हम इन MPs को इलेक्ट करते हैं, MPs प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उन दोनों में फ़र्क यह है कि बस वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड भी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड रहते हैं जो कि उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इलेक्शन लॉ, द नॉमिनेशन पेपर शैल बी सपोर्टेड बाय 40 वोटर्स। वहाँ 100 वोटर्स से था, यहाँ 20+20, 20 प्रपोजर्स होने चाहिए, 20 सेकेंडर्स होने चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000। वन शैल बिकम वाइस प्रेसिडेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे प्रेसिडेंट के लिए वैसे यहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनका जो टेन्योर रहेगा 5 ईयर्स का रहेगा। बिफोर 5 ईयर्स ही में रिजाइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। ही शैल बी रिमूव बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी आफ्टर अ 14-day नोटिस टू वाइस प्रेसिडेंट। अब इनको रिमूव करने के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा के थ्रू, और इफेक्टिव मेजॉरिटी से 14-day नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को एग्री कर दिया जाएगा रिमूव करने के लिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या? वहाँ स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी पड़ी थी, इफेक्टिव मेजॉरिटी का है टोटल माइनस वैकेंसी प्लस डिवाइड बाय 2+1। ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी यहाँ से आती है, जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल वैकेंसीज हैं माइनस जितनी वैकेंट हैं अपॉन 2+1, वहाँ से मेजॉरिटी क्रिएट होती है। ज़रूरी नहीं है आपको याद करना। ओथ ऑफ द ऑफिस शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट। इनको जो ओथ दिलाएंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे। सैलरी शैल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट and charge upon consolidated fund of India. Same वही he gets salary as being a chairman of Rajya Sabha, as there is no defined function for the post of vice president in the constitution.
इनकी जो सैलरी है एज बीइंग अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दी जाती है। मैंने बताया था कि चेयरमैन ही कहलाते हैं राज्यसभा के, एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होनी चाहिए। एज देयर इज़ नो डिफाइंड फंक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलरी जो इनकी रहेगी वो 4 लाख पर मंथ रहती है। इसके बाद जो इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी completed बिफोर द एंड ऑफ tenure ऑफ 5 years. However, in case of vacancy, election should be completed as early as possible. There is no binding of 6 months. भाई नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जानी चाहिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह 6 महीने की बाउंडेशन नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट नोट है हम लोगों का, एम हिदायतुल्लाह 1969 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, ही एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सीट्स वर वेकेंट। भाई ये पहली बार हुआ है, मैंने बताया था ना, अगर प्रेसिडेंट हो कि वैकेंट हो तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट हो और प्रेसिडेंट भी वैकेंट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक है। तो CJI बने थे जो कि एम हिदायतुल्लाह थे जब ये VP और प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खाली थी तब ये बने थे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको कंप्राइज करती है? हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये कोई स्टेट वो नहीं है, UP MP MP की बात नहीं कर रहे, इट इज़ द नेम ऑफ पोस्ट है, ये सिर्फ पोस्ट का नेम है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बस एक नाम है, ऐसा नहीं कि UP का मिनिस्टर है, MP का मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इनकी जवाबदेही नहीं होती कभी भी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट चार्ज रखते हैं अपने ऊपर, किसी को जवाबदेही नहीं रहती। कैबिनेट तो ठीक है, ये कंप्राइज करता है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट है, मैंने बताया था कैबिनेट इज सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, इसलिए हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और यही जो कैबिनेट है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो कैबिनेट है वो टॉप इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं और ये ही रियल पॉलिसी मेकर होते हैं, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरीट इज फंक्शनली हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, वर्क्स अंडर PM, एंड जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है सीनियर मोस्ट IAS ऑफ द कंट्री, टॉप ब्यूरोक्रेट जो कहलाते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है फंक्शनली हेड किया गया है सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जो कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट है और इनको कैबिनेट सेक्रेटरी भी बोला जाता है। और ये वर्क्स अंडर PM होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 75 कहते हैं, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद PM एट द हेड टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट शैल नॉट बाउंड बाय हिज एडवाइस बट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड बाय सच एडवाइस। कि भाई देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद PM, जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो संगठन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, टोटल कैबिनेट नहीं कह रहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहा हूँ। एट द वो एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, पर पहले प्रेसिडेंट बाउंड नहीं थे उस एडवाइस को मानने के लिए, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद बाउंड किया गया उन्हें कि अब उनको मानना ही पड़ेगा। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। हाउएवर द प्रेसिडेंट शैल रिटर्न द एडवाइस फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर वंस ओनली। मान लीजिए कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक एडवाइस दे दी कि हमें ये पास करना है, ये करना ही करना है, तो पहले प्रेसिडेंट बाउंड नहीं थे, वो चाहते तो मना कर देते सीधा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद उन्हें कहा गया क्या अब वो बाउंड हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। बट फिर एक और अमेंडमेंट पास किया गया जिसके अंदर ये बात बोली गई कि वो बात मानेंगे, लेकिन उनके पास एक मौका होता है कि वो उसको रिटर्न कर दें, वापस भेज दिया जाए उस एडवाइस को कि भाई इस बिल को अभी नहीं पास करना, आप इसको वापस लीजिए। लेकिन अगर वो फिर लौट कर वापस आता है तो उनको साइन करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, अगर सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कह दिया तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, ठीक है। ऐसी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते रहेंगे और सुनते रहिए यार, बस आप इन लेक्चर्स को बार बार सुनते रहिए, जैसे खाना खा रहे हैं बस ऐसे ही बैठे हुए हैं तो बस सिर्फ सुनते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, कंपटीशन आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों का टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है जॉब सीकर के नाम से, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह सारे सोशल अकाउंट्स पे यही नाम है, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है, मेहनत कैसी लग रही है, क्या इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए क्या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मैं उसके हिसाब से आपके लिए काम करूं।
और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बस बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।